बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंशाल्लाह गुस्ल 1, 3, 2, 4 कितनी मरतबा इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर हम सबको करना है। इस जहन के साथ आप सब देखिए कि हम सबको करना है, ठीक है। मैं एक मरतबा बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को भी करना है, 2-2, 3-3 मिल के एक साथ करना है। हम सबको ये काम करना है, इस नीयत के साथ हम सबको जो है ना गुस्ल देना है। गुस्ल के सिलसिले में पहले भी मौलाना ने बताया कि गुस्ल जिस तरह से हम करते हैं इसी तरह से मय्यत को गुस्ल देना है। हम जब गुस्ल करते हैं तो हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी चाहिए और साफ़ करने के लिए साबुन वगैरह चाहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है ना मय्यत को गुस्ल देने के लिए भी हमको चाहिए। सबसे पहले पानी गर्म किया जाएगा। पानी हम चाहें तो भगोने में गर्म कर लें, उसमें कुछ बेरी के पत्ते डाल लें, और अगर मौका हो तो गीज़र वगैरह का पानी, गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई वगैरह के लिए बेरी के पत्ते वगैरह डाले जाते हैं। मौके के हिसाब से गर्म पानी जो है मैल को खींचता है और मैल वैल उससे साफ़ होता है, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्म पानी हो, बकीट हो, 1-2-4 आदमी हो ताकि मय्यत को पलटा सके, उठा सके, उठा सके। बात बताओ हेवी भी होती है तो इन चीज़ों के लिए 4 आदमी हो, 1-2-3 बकेट हो। बाद मतलब वो वही लोटा नीचे रख देते, फिर उसी को डाल देते, जिसकी वजह से गंदगी का अंदेशा होता। तो 1 से 2 लोटे रख लें ताकि एक लोटे से हम डालें, एक लोटा इधर उधर इस्तेमाल के लिए हो। ये सब चीज़ें जब हम रख लें तो नीचे का जो तख्ता होता है उस तख्ते में एक सुराख होता है। तो सुराख का कोई ख़ास मकसद नहीं है, पानी इधर उधर ना गिरे, पानी नीचे चला जाए, तो मकसद है। वो तख्ता अगर मैसर ना हो तो किसी भी तख्ते पर, किसी भी थोड़ी सी ऊँची जगह पर मय्यत को लिटा के गुस्ल दिया जा सकता है। थोड़ा सा ऊंचा करने का मकसद ये है कि बिल्कुल नीचे रहेगी मय्यत, तो पानी वानी इधर उधर उछलेगा और मय्यत भी गंदी होगी। तो थोड़ा सा ऊंचा मय्यत को रख लिया जाए, उससे सहूलत होगी। कफन सेट में मय्यत को जब लाया जाता है और मय्यत को तख्ते पर जब लिटाया जाता है तो मय्यत के ऊपर उसके अपने असली कपड़े होते हैं। सबसे पहले उन कपड़ों को उतारना होता है। उन कपड़ों को अगर खोल कर निकाला जा सकता है तो खोल कर निकालें, काट कर निकाला जा सकता हो तो निकालें, जैसी सहूलत हो वो कपड़ों को निकाल लें। मय्यत के जिस्म पर मौजूद कपड़े निकालने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मय्यत के जिस्म पर मौजूद कोई चीज़ नापाक नहीं होती, कोई चीज़ गंदी नहीं होती। मय्यत को जब रखा जाता है तब जो चादर उड़ाई जाती है वो चादर भी नापाक ऐसी नहीं होती कि वो बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हो, बल्कि वो सब चीज़ें बाद में इस्तेमाल की जा सकती है। तो मय्यत के ऊपर जो कपड़े हैं उन कपड़ों को निकाल लिया जाए। मय्यत को गुस्ल देने में इब्तिदा से लेकर आखिर तक इस बात का मुकम्मल एहतमाम करें कि सतर खुलने ना पाए, और हर इंसान का सतर, चाहे वो जिंदा हो का, मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा खुलने ना पाए, इस बात का भरपूर ख्याल रखें। बहुत सी मरतबा गुस्ल देते हुए इस बात का हम ख्याल नहीं रखते और मय्यत का सतर खुल जाता है, हालांकि ये बात जायज़ नहीं। इसीलिए जब हम कफन तैयार करते हैं तो कफन के साथ 1-2 कपड़े इस तरीके के भी शामिल कर लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कपड़े कफन में शामिल हो और कोई नया कपड़ा इस्तेमाल किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई लुंगी आपको मिल जाए या कोई और कपड़ा आपको मिल जाए, उसी कपड़े को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि मय्यत का सतर खुलने ना पाए, मकसद ये है कि मय्यत का सतर खुलने ना पाए। इसके लिए अगर वहीं घर में कोई लुंगी उंगी है तो उसी को आप मंगवा लें, मंगवा के ऊपर डाल दें, या अगर नहीं है तो 1-2 कपड़े साथ में रख लिए जाते हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम कपड़े उतारेंगे तो कपड़े उतारने से पहले इस तरीके से एक कपड़ा ऊपर डाल देंगे। ये कपड़ा कम से कम नाक से लेके घुटने तक होगा। जब ये कपड़ा ऊपर डाल दिया जाएगा उसके बाद हम नीचे कपड़े उतार लेंगे, निकाल लेंगे। अगर मय्यत बहुत वजनी है, निकल नहीं पा रहे हैं तो काट कर भी उसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उसका जिस्म कवर कर दें, सतर कवर कर दें। इसके बाद हम जब गुस्ल करते हैं तो इस्तिंजा करते हैं, गंदगी दूर करते हैं। तो अगर जिस्म में कोई गंदगी लगी हुई है तो उस गंदगी को दूर करें। मय्यत के जिस्म पर कोई गंदगी लगी हुई है, कोई ज़ाहिरी गंदगी है, कहीं पे मय्यत आखिरी दिनों में बीमार था और बीमारी की हालत में कुछ पेशाब वगैरह निकल जाएगा, किसी भी तरह की कोई गंदगी है तो पहले उस गंदगी को दूर करें। गंदगी को दूर करने के लिए आपको इस्तिंजा के मकाम तक हाथ पहुँचाना पड़ेगा। तो मय्यत के इस्तिंजा के मकाम को बगैर किसी दस्ताने के या बगैर किसी के हाथ लगाना। इसके लिए कफन सेट में दस्ताने वगैरह रखे जाते हैं, आप उसका भी एहतमाम कर लें। थैली हो, कपड़े की थैली है, या ग्लव्स जो मिलते हैं हमको मेडिकल शॉप पे, वो भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ हाथ में पहन लें जिसकी वजह से हमारा हाथ बराह रास्त की तरफ तक हाथ बराह रास्त पहुँचे, इसके लिए हम कोई चीज़ ऐसे इस्तेमाल कर लें। इस्तिंजा के लिए आप रुई इस्तेमाल करें, ढेले इस्तेमाल करें, सफाई के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़ा डाल देंगे। कपड़ा डालने के बाद मय्यत को इस्तिंजा कराएंगे। इस्तिंजा का मतलब ये है कि हम ढेले से या रुई वगैरह से इकट्ठा करके
करके मैयत की जो है ना शर्मगाह वगैरह को साफ़ करेंगे, कोई गंदगी वगैरह लगी हुई हो तो उसको पोंछ देंगे, हर तरीके से नापाक से उसको पाक करेंगे। उसके बाद का मरहला है वज़ू कराने का। हम भी जब वज़ू नहाते हैं तो मसनून तरीका है कि पहले वज़ू करें, तो मैयत को वज़ू कराएंगे। हम वज़ू करते हुए सबसे पहले दोनों हाथों को गड्ढा तक धोते हैं, इसलिए कि हमको उन हाथों से पानी लेकर मुँह और हाथ धोने होते हैं। मैयत को चूँकि उसके हाथ से खुद धोना नहीं है, इसलिए दोनों हाथ गड्ढों तक न धुलाएं, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता रुई को तर कर लें और रुई को तर करके कच्ची कर लें, रुई को थोड़ा सा भिगो लें, भिगो कर उसके जो है ना मुंह खोल कर थोड़ा सा अंदर साफ़ कर दें अच्छे से, और नाक में रुई डालकर कच्ची रुई भिगो कर उसको पलटा दें, ताकि जो है ना कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने का काम उसके ज़रिए हो सके। उसके बाद चेहरा धुला दें, दोनों हाथों को कोहनियों तक धुला दें और थोड़ा सा सर का मसा कर दें, और उसके बाद दोनों पैर धुल दें। मैयत का वज़ू हो गया। मैयत के वज़ू के बाद अब हमको गुस्ल का अमल आगे बढ़ाना है, तो 3 चीज़ें ऐसी। एक तो ये कि दाईं करवट ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से भिगो दी जाए, फिर बाईं करवट ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह भिगो दी जाए, और तीसरी मरतबा फिर दाईं करवट पर ऊपर से लेकर नीचे तक पानी भिगो दी। तो हमको दाईं करवट पे पानी डालना है तो मैयत को कौन सी जानिब ले जाना पड़ेगा? बाईं करवट ले जाना पड़ेगा। मैयत के दाईं जानिब के हिस्से को अगर पूरा भिगाना है तो मैयत को बाईं जानिब ले जाना पड़ेगा। तो अब ये मैयत का जो है ना दायां हिस्सा है, ये दायां हिस्सा है, इस जानिब हमको पानी डालना है। तो सबसे पहले मैयत को बाईं तरफ लेटाना पड़ेगा। मैयत को बाईं तरफ पलटाने से पहले थोड़ा सा कपड़े को इधर खींचें, इसलिए कि अगर आप कपड़े को खींचे बगैर पलटाएंगे तो सतर खुल जाएगा। सतर का हमको भरपूर ख्याल रखना है, ख्याल के रखते हुए सतर को थोड़ा सा खींच लें और ऐसे मैयत को बाईं तरफ लेटाएं। ये मैयत बाईं करवट पर, दाईं करवट ऊपर से लेके नीचे तक पानी बहा दें, अच्छी तरीके से पानी बहा दें। ज़रूरत पड़े तो साबुन का इस्तेमाल करें, साबुन वाबुन लगाकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, धो लें। इस तरह हम पानी नहाते हुए अच्छी से पाक की सफाई का एहतमाम करते हैं, वैसे ही मैयत को भी धुला दें अच्छे से। फिर उसके बाद कपड़ा थोड़ा सा ऐसे सीधे करें और मैयत को सीधे करें। 2-3 आदमी होंगे और 2-3 आदमी इसमें थोड़ा सा मदद करेंगे। फिर कपड़े को उस तरफ खींचें और मैयत को अब दाईं करवट पर रखेंगे और बाईं करवट ऊपर होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से पानी बहाएंगे। साबुन वगैरह के इस्तेमाल की ज़रूरत हो, साबुन वगैरह सब लगाएंगे और अच्छी तरीके से मैयत को पाक साफ करेंगे। दाढ़ी भी धो देंगे, सर के बाल भी धो देंगे। पाक साफ होने के बाद 2 मरतबा जब हम गर्म पानी मैयत के पूरे जिस्म पर डालेंगे तो जिस्म में थोड़ा सा हल्कापन पैदा होगा, बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। गरम पानी दाईं तरफ भी डाले, बाईं तरफ भी डाले, पेट पे भी पड़ा तो बाज़ मरतबा अंदेशा ये होता है कि पेट से कुछ गंदगी निकल गई। बाज़ मरतबा अंदेशा ये होता है, बल्कि बहुत सी मरतबा होता है कि गर्म पानी जब पड़ता है तो अंदर जो कुछ गंदगी रहती है वो निकल जाती है। तो एक मरतबा जो है ना, उसके अलावा हम एक मरतबा थोड़ा सा पेट को पुश करें, पुश करके 1-2 आदमी पीछे से सहारा दें और ज़रा सा मैयत को ऐसे उठाएं, थोड़ा सा पेट को पुश करें, थोड़ा सा दबाएं, और इससे ये होता है कि पेट में जो कुछ गंदगी होती है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा फिर नीचे करें, थोड़ा ऊपर करें और दबाएं, यहाँ तक कि हमको तशफ़ी हो जाए कि जो है ना मैयत के पेट से गंदगी निकल गई। इस तरीके से साफ़ कर दें और फिर मैयत को लिटा दें। अब ज़ाहिर बात है कि जब हमने पेट दबाया है तो कुछ ना कुछ गंदगी निकली होगी, फिर हम दस्ताने पहन लें या थैली वगैरह कुछ पहन लें और पहन कर जो है ना उस गंदगी को साफ़ कर दें और इस हिस्से को थोड़ा सा क्लीन कर दें। मैयत को हमने वज़ू कराया, मैयत को हमने गुस्ल कराया, वज़ू करने के बाद फिर हमने पेट दबाया तो मैयत के जिस्म से गंदगी निकली। लेकिन मैयत के जिस्म से गंदगी निकलने से मैयत का वज़ू और गुस्ल नहीं टूटता। मैयत के जिस्म से गंदगी निकलने से मैयत का वज़ू और गुस्ल नहीं टूटता। दोबारा फिर हमको वज़ू कराने या गुस्ल के अमल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिंदों के लिए तो ये है कि अगर कोई गंदगी निकली है तो उसका वज़ू टूट जाएगा, लेकिन मैयत के जिस्म से अगर गंदगी निकलती है नहलाने के दौरान या नहलाने के बाद, बाज़ मरतबा मैयत जवान होती है और हम मस्जिद को भी ले जाते हैं, वहाँ कभी कभी खून निकलने लगता है, कुछ होने लगता है, इन तमाम चीज़ों से मैयत का वज़ू और मैयत का गुस्ल नहीं टूटता। इन तमाम चीज़ों से मैयत का वज़ू और गुस्ल नहीं टूटता। जो कुछ गंदगी निकली उस गंदगी को निकाल दें और उस इलाके को फिर से साफ़ कर दें, पाक कर दें, काफ़ी हो जाए। अब आखिरी मरतबा हमको मैयत के जिस्म पर पानी डालना है, तो फिर उसके लिए जो है ना मैयत को बाईं करवट लेंगे और दायां हिस्सा मैयत का ऊपर रहेगा। इस तरीके से मैयत को ऊपर करेंगे। इस मरतबा हम जब पानी डालेंगे तो पानी में काफूर वगैरह मिलाएंगे ताकि खुशबू वगैरह पैदा हो जाए और मैयत की
उतने में नहीं रहेंगे। पानी में काफूर मिला लें और काफूर मिलाकर पूरे जिस्म पर ऊपर से लेकर नीचे तक बाहर। ये मुख्तसर सा गुस्ल का तरीका है। इसमें जितनी चीज़ें हैं तकरीबन चीज़ें सुन्नत या मुस्तहब दर्जे की। इनमें से अगर कोई चीज़ कभी छूट जाए तो गुस्ल पर कोई असर नहीं पड़ता। इनमें से कोई चीज़ अगर कभी छूट जाए तो गुस्ल पर कोई असर नहीं पड़ता, मय्यत का गुस्ल हो जाता है। फिर क्या चीज़ ख़ास तौर पर आप लोगों को ध्यान में रखने की है, वो ये है कि पूरे जिस्म में एक बाल बराबर जगह ऐसी ना रहे जो सूखी हो। इतना तो हर काम हर आदमी कर सकता है। हर आदमी इतना काम तो बड़ी आसानी से कर सकता है कि मय्यत के पूरे जिस्म में एक बाल बराबर जगह भी ऐसी ना हो जो सूखी हो। अगर पूरे जिस्म में एक बाल बराबर जगह भी ऐसी नहीं है जो सूखी है, अलबत्ता इस प्रोसीजर में ऊपर नीचे हो गया, कभी दाएं पे पहले डाल दिए, बाएं पे पहले डाल दिए, काफूर का पानी डालना भूल गए, ये करे वो करे, इन तमाम चीज़ों से गुस्ल पर असर नहीं पड़ता, मय्यत का गुस्ल हो जाता है। ज़रूरी ये है कि पूरा जिस्म भीग जाए और एक बाल बराबर जगह भी ऐसी ना हो जो सूखी रहे। इस चीज़ का हम भरपूर ख्याल रखें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मसनून और मुस्तहब दर्जे की हैं। बाज़ चीज़ें बाज़ वक्त अगर छूट जाती हैं तो इससे गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों को जो है ना अहमियत के साथ ध्यान में रखें। जब मय्यत का गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा तो गुस्ल के मुकम्मल होने के बाद जो काम है वो है कफन पहना। एक मरतबा मैं और गुस्ल का तरीका दोहरा दूँगा, फिर कफन पहना दूँगा, फिर आप एक तो मय्यत जहाँ लेटी है वहीं लेटाए रखेंगे और सूखी साफ़ सुथरी जगह पर, सूखी जगह पर जो है हम कफन बिछा लेंगे। इसलिए कि जाहिर बात है ये जो तख्ता है, तख्ता तो गंदा होगा, इस पर हम कफन बिछाएंगे तो कफन खराब होगा। किसी दूसरे ऐसे तख्ता जो साफ़ सुथरा हो उस पर हम क्या करेंगे, कफन बिछाएंगे। कफन उमूमन बाज़ार में तैयार मिलता है, लेकिन अगर कहीं पर तैयार न मिले तब भी हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल के बारे में हमने ये सीखा कि गुस्ल मय्यत को ऐसे देना है जैसे हम गुस्ल करते हैं। गुस्ल मय्यत को ऐसे देना है जैसे हम गुस्ल। कफन कैसे पहनाना है? कफन ऐसे पहनाना है जैसे एक आदमी कपड़े पहन के चादर ओढ़ के लेट सोया हुआ। एक आदमी कपड़े पहन के चादर ओढ़कर सोया हुआ। कपड़े हम कौन कौन से पहनते? एक लुंगी पहनते, पैजामा पहनते, एक ऊपर से बनियान कुर्ता पहनते, उसके ऊपर एक चादर ओढ़ के हम सोते। बिल्कुल इसी अंदाज में मय्यत सोई हुई होती है। उसका एक कुर्ता होता है, इज़ार होती है और एक जो है ना उसके ऊपर से चादर है। ये जहन और ये कॉन्सेप्ट हम जहन में रखेंगे तो कफन तैयार करना हमारे लिए आसान होगा। अब देखिए कफन में क्या चीज़ें हैं। ये वो कफन सेट है जो मार्केट में तैयार मिलते हैं। हटा दीजिए। एक कपड़ा है, उमूमन ये कपड़ा 3 मीटर के आसपास का होता है। आप ज़रूरी नहीं है कोई मसनून मकदार नहीं है कि इतने मीटर ही हो। आप देख लीजिए मय्यत के जो है ना जिस्म के हिसाब से कितना चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा। मय्यत का जो जिस्म है सर से लेके पैर तक, उससे थोड़ा बड़ा पहला कपड़ा होगा ये। इस कपड़े को हम चादर बोलेंगे। इस कपड़े को हम बोलेंगे चादर। ये कपड़ा सबसे पहले आप नीचे बिछा दें। ये कपड़े की लंबाई मय्यत की लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ऊपर और नीचे बांधने में सहूलत हो सके, बांधने के लिए कुछ कपड़ा बच जाए। मय्यत की लंबाई से कुछ लंबा ये कपड़ा हो तो इस कपड़े को नीचे बिछा दिया जाए। इसके ऊपर हमको बांधना क्या है, इज़ार है, इसको हम लुंगी बोलते हैं। वो लुंगी बांधना है। अब हमारी लुंगी यहाँ से होती है टखने तक होती है, मय्यत की लुंगी लंबी होती है। मय्यत की लुंगी उसके सर से पैर तक, मय्यत की लुंगी उसके सर से पैर तक। दूसरा कपड़ा होगा इस कपड़े को बोलेंगे इज़ार। दूसरा कपड़ा होगा, इस कपड़े को बोलेंगे इज़ार। ये कपड़ा आप अगर जो है चादर के बराबर भी रखें तब भी कोई हरज नहीं है, और अगर मय्यत की जो लंबाई है उस लंबाई के बराबर रखें तब भी कोई। ये कपड़ा जो चादर है जो नीचे बिछी हुई है उसके बराबर भी हो सकता, और मय्यत की जो असल लंबाई है उसके बराबर भी हो सकता। ये समझ लीजिए कि ये जो लुंगी होगी ये चादर से थोड़ी छोटी होगी, चादर से थोड़ी छोटी। इस कपड़े को हम बिछाएंगे। अब हम चादर भी आ गई नीचे, लुंगी भी आ गई। अब पहनना है कुर्ता, कमीज़ जिसको हम बोलते हैं। हमारी कमीज़ कैसी होती है, सामने से लेके घुटने तक होती है, पीछे से लेके घुटने तक। हमारी कमीज़ में आस्तीन होते हैं, मय्यत की कमीज़ में आस्तीन नहीं होते। हमारी कमीज़ में आस्तीन होते हैं, मय्यत की कमीज़ में आस्तीन नहीं होते। औरतों के कफन में 2 कपड़े ज़ायद होते हैं, इन कपड़ों को भी यहाँ पर दिया। ये तीसरा कपड़ा है
जिसको हम कमीज़ बोलते हैं। सामने से भी घुटने की तरफ, पीछे से भी घुटने की तरफ। आप इसको ऐसा आधा कर लीजिए। ये कपड़ा मैयत के घुटने तक आएगा, घुटने तक, नीचे घुटने के कुछ ऊपर भी रहा तो इस कपड़े को क्या करना है, सामने से भी घुटने तक, पीछे से भी घुटने तक, तो दरमियान में सुराख करना पड़ेगा ना, जिसमें सर हम रख सकें। तो ये कपड़ा आधा कर लें, आधा करके दरमियान से थोड़ा सा फाड़ लें, इसमें मैयत की मुंडी रख, सर आ सके उसमें। ये फाड़ेंगे तभी तो आधा सामने और आधा पीछे आएगा। तो एक ऐसा कपड़ा ले लें जो है ना सामने से घुटने तक और पीछे से घुटने तक आ जाए। उस कपड़े को आधा करके दरमियान से थोड़ा फाड़, दरमियान से थोड़ा फाड़ कर ऐसे इसको बिछा दें, लुंगी के ऊपर इसको बिछा दें। इस तरीके से इसको बिछा दें। अब जब आप इसको बिछा दिए तो इसका आधा हिस्सा मैयत के ऊपर आना है, आधा मैयत के नीचे आना है। नीचे वाले कपड़े को नीचे रहने दें, ऊपर वाले कपड़े को ऐसा लपट कर ऐसे सर के पास ऐसे रखते हैं, ताकि ये फटा हुआ हिस्सा मैयत के सर के पास आए। और जब हम मैयत को लिटा दें तो ये हिस्सा ऊपर से हम डाल दें, ऐसे लिटा दें। अब मैयत को लाया जाए। मैयत को जब हम वहाँ से उठाकर, मैयत को हम जब वहाँ से उठाकर कफन पर ला रहे हैं, तो उससे पहले मैयत के जिस्म को पोंछ लेना चाहिए। इसके लिए जो है एक कपड़ा तो हमने ऊपर डाला था मैयत को गुस्ल देते वक्त। अब जब हम मैयत को पोंछेंगे करेंगे तो ये कपड़ा चूँकि कच्चा है, इस कपड़े को तब्दील करना है। इसके लिए एक कपड़ा साथ में रख लिया जाता है, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी। ये कपड़ा कलर का इसलिए रखा जाता है कि अगर वाइट कपड़ा रखेंगे तो पतला होने की वजह से मैयत का सतर दिखने का अंदेशा है। इसलिए ऐसा कपड़ा हो जिससे पानी वानी पड़ने के बावजूद भी मैयत का सतर हमको नजर ना, मैयत का सतर हमको नजर ना। तो एक कपड़ा जो नीचे है नहलाते वक्त ये कच्चा हो गया, तो इसको हटाने के वास्ते पहले तो दूसरा जिस्म पोंछ लें। 2 आदमी ऐसे ऊपर से पकड़ लें, अब पकड़ लें, 2 आदमी ऐसा ऊपर से पकड़ लें ताकि मैयत का सतर हमको भी नज़र ना आए। और एक ऐसा पकड़ने के बाद एक तीसरा आदमी एक झटके से इसको से खींच, झटके से खींचने से फ़ायदा ये होगा कि इस कपड़े में अगर कुछ पानी वानी होगा तो वो पानी भी साथ में निकल जाएगा। आहिस्ता 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 निकालने से पानी मैयत के जिस्म पर होगा और उसके बाद हम जो कपड़ा डालेंगे वो भी कच्चा हो जाएगा। इसके लिए उसका बेहतर तरीका ये है कि जो कपड़ा कच्चा है और जो नीचे बिछाया गया है, 2 आदमी एक कपड़ा ऊपर से पकड़ लें ताकि मैयत का सतर नज़र ना आए, और एक आदमी एक झटके से उस कपड़े को खींच ले ताकि पूरा जो है ना, फिर हम चाहें तो थोड़ा सा किसी और तुवाल से, कपड़े वगैरह से मैयत को पोंछ। ये कपड़ा मैयत के जिस्म पर रहेगा, इस कपड़े के साथ लाकर मैयत को जो है यहाँ पर रख दिया जाए। यहाँ रखने के बाद हमने ये कमीज़ को आधा हटा के ऊपर रख दिया था, इसको ऐसे ऊपर से डाल दिया। जब ये ऊपर से डाल दिए तो अब इस कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इस कपड़े को निकाल दिया। अब ये कौन सा कपड़ा है नीचे? लुंगी है, लुंगी है, पहले लुंगी हमको डालना है। तो दाईं जानिब का हिस्सा ऊपर, बाईं जानिब का हिस्सा नीचे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बाईं तरफ का हिस्सा फोल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दाईं तरफ। तो ये दायां ऊपर हो गया, बायां नीचे। ऐसे ही चादर है, बाईं तरफ का हिस्सा पहले नीचे, फिर दाईं तरफ का हिस्सा कफन पूरा मुकम्मल है। इस कफन के पहनाने के दौरान, पहनाने के बाद आप जो है ना काफूर मैयत के पेशानी पर, नाक पर, घुटने पर और पैरों वगैरह पर जो है ना काफूर मल लें। जो सजदे के आज़ा हैं उन पर काफूर मल लें। दाढ़ी में और सर के बालों में खुशबू लगा दें। ये सब चीज़ें मुस्तहब और मसनून हैं। जब ये कफन तैयार हो गया तो अब हम नीचे से भी बांध दें और दरमियान में पीठ के नीचे से ये 3 डोरियाँ साथ में रख ली जाती हैं ताकि ये जो है ना कफन को बांधने में मुआविन हो। इन डोरियों के जरिए इसको बांधना है। एक डोरी ऐसे ही बीच में से ले लें, बीच में से बांध दें। अगर लोग दीदार कर रहे हैं तो ऊपर की डोरी को भी छोड़ दें। जब दीदार मुकम्मल हो जाएगा लोगों का तो ऊपर भी एक डोरी ऐसे ही बांध दीजिए। अब मैयत तैयार है नमाज जनाजा के लिए। अब इसको डोले में रखा जाएगा और नमाज जनाजा ले जाएगा। ये एक मुख्तसर सा तरीक़ा है और इस तरीक़े में गुस्ल और कफन वगैरह की चीज़ें शामिल हैं। आप हज़रात में से कोई आएँ और मतलब आप पूरा गुस्ल का तरीक़ा बताएँ।
آگے جگہ